प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी पेपर 3 और यूपीपीसीएस के पेपर 3 से रिलेटेड एक करंट अफेयर के मुद्दे पर जो आंतरिक सुरक्षा के विषय से संबंधित है और मुख्य परीक्षा के लिए विशेष तौर पर। और ये जो विषय है ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इतने भारी मात्रा में गोले बारूद और हथियार जब्त किए गए हैं मणिपुर में, वो एक अलग प्रकार की कहानी बयान करते हैं। यानी वीपन स्मगलिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में, एक संगठित अपराध के रूप में कैसे हथियारों की तस्करी लगातार बढ़ रही है। और मणिपुर में करीब 85 हथियार जब्त किए गए हैं और 1000 के आसपास गोला बारूद, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जब्त किए गए हैं। और ये सब इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थौबल वाला जो एरिया है, विष्णुपुर है, इन सब इलाकों में जब्त किया गया है। इसमें जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, यानी सीएपीएफ हैं, असम राइफल्स है, मणिपुर की जो पुलिस है, उन सब ने मिल करके इसे जब्त किया है। तो इससे जो सबसे बड़ी दिक्कत समझ में आती है वो ये है कि कैसे जो वीपन स्मगलिंग है, हथियारों की तस्करी है, इलीगल जो फायर आर्म्स हैं वो कैसे मणिपुर में पहुंच रहे हैं और उसका कैसे इंटरनल जो पीस है उसमें निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इलीगल वीपन्स हैं उसका अगर हम ओरिजिन प्लेस देखते हैं तो वो चाइना है। चाइना के यूनान प्रोविंस में इलीगल वीपन्स बनाए जाते हैं और वो भेजा जाता है म्यांमार में। और चूंकि चाइना और म्यांमार की सीमा लगती है तो म्यांमार में भेज दिया जाता है। और म्यांमार में वीपन्स की बहुत मांग है, क्योंकि सारे वीपन्स लाइसेंस्ड नहीं हो सकते। अवैध तरीके से हथियार तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि चाहे वो आतंकवादी हो, नक्सली हो, माओवादी हो या उग्रवादी हो, सेपरेटिस्ट हो, गैंगस्टर हो, माफिया हो, कोई भी हो, सबको हथियार की जरूरत है। हथियार प्राइमरी इनपुट है अपराध करने के लिए, इसलिए हथियारों की डिमांड तो ज्यादा रहेगी ही। और सीधे चीन से आ जाता है म्यांमार में। और म्यांमार में कई अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं जो वहां के निर्जातीय जो समूह हैं उनके माध्यम से किए जा रहे हैं, जैसे करेन, काचिन, अराकान, इन सब के द्वारा। तो ये सब हथियार खरीदते हैं और फिर इसे और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मतलब दाम में, इसे नॉर्थ ईस्ट में बेचने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि म्यांमार की सीमा मणिपुर से लगती है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से लगती है, तो मणिपुर में सीधे म्यांमार से ऐसे हथियार भेजे जाते हैं। जो मणिपुर में मोरेह एरिया है वो एंट्री पॉइंट है, वहां से ड्रग्स हो, हथियार हो या अन्य प्रकार की कोई भी तस्करी हो, उसे अंजाम दिया जाता है। तो ये हथियार जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, पहले उसको समझते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये है कि मणिपुर लंबे समय से इंसर्जेंसी से ग्रस्त रहा है। इंसर्जेंसी मतलब प्रति विद्रोह, भारत सरकार के खिलाफ जो एक अभियान करने वाले लोग हैं वहां पर, जो उग्रवादी हैं, जो विप्लवकारी हैं, जो भारत सरकार को और जो राज्य सरकार है उसको भी निशाना बनाना चाहते हैं और अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था या स्वतंत्र मणिपुर की धारणा के आधार पर काम करते हैं। कुछ ऐसे इंसर्जेंट और उग्रवादी समूह मणिपुर में काम करते हैं जिनका लक्ष्य है एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट मणिपुर बनाना और वो मणिपुर को भारत से पृथक करके एक नए देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इन सब की जो सिचुएशन है और जो पोजीशन है वो इम्फाल वैली वाले एरिया में है। तो वहां पर जो कई ऐसे उग्रवादी संगठन है उसमें यूएनएलएफ है, यानी यूनाइटेड जो लिबरेशन फ्रंट है, इसके साथ साथ पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, केसीपी है। ये सब जो उग्रवादी समूह हैं, इन सब के द्वारा वहां पर जो अलगाववादी आंदोलन चलाया जा रहा है, जो उग्रवादी हिंसा की जा रही है, उसमें हथियार इन्हें चाहिए होता है। इसलिए यहां पर हथियारों की खेप बड़े पैमाने पर पहुंचाई जा रही है। इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस बढ़ जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या केवल मणिपुर ही इससे ग्रस्त है हथियार तस्करी की समस्या से, या और भी इलाके हैं? तो निश्चित रूप से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां अलगाववादी आंदोलन है, जहां इंसर्जेंसी है या उग्रवादी हिंसा है या भारत सरकार के प्रति जो अफस्पा को लेकर के एक
प्रतिशोध की भावना है, उन सब के चलते ऐसे राज्यों में भी हथियारों की तस्करी को देखा गया है। नागालैंड में भी ऐसे उग्रवादी समूह हैं जो हथियार खरीदते हैं अवैध तरीके से। अगर हम ओवरऑल देखें भारत के किन किन इलाकों में हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है, तो उसमें एक तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया सबसे प्रमुख रूप में देखा जाता है। दूसरा है पाकिस्तान से जो हथियारों की तस्करी होती है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में, क्योंकि इन चारों राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान जब यहां पर हथियार भेजता है अलग अलग खेप में, कंसाइनमेंट्स में, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भी, छोटे छोटे ड्रोन्स में हथियार भर करके भेजता है, तो उससे वहां पर समस्या ये होती है कि कश्मीर में भी जो अलगाववादी आंदोलन हैं या कश्मीर में जो कट्टरतावादी, जो धार्मिक कट्टरतावादी ग्रुप हैं और वहां जो मतांध लोग हैं जो भारत सरकार के खिलाफ या इंडियन आर्मी के खिलाफ काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हथियार मिलता है, फिर वो हथियारों की और खरीद फरोख्त करते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है। यानी वीपन स्मगलिंग बिकम्स अ सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग एज वेल एज क्राइम फंडिंग, इंसर्जेंसी फंडिंग, सेपरेटिस्ट मूवमेंट फंडिंग, इन सब का एक सोर्स बन जाता है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब सीरियस कंसर्न है, वो है जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाके। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, जो भारत से पृथक एक नया देश बनाने की बात है। तो खालिस्तानी जो टेररिस्ट्स हैं और जो रेडिकल्स हैं, उन सब के द्वारा भी हथियारों की खेप जो है प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसमें पाकिस्तान का आईएसआई भी इन्वॉल्व है और उनको ये हथियार दिए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में भी ये चीजें देखी जा चुकी हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, पश्चिम बंगाल में जो एक मालदा वाला जो एरिया है, फिर जो मध्य प्रदेश का खरगोन एक क्षेत्र है, वो भी अवैध हथियार निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ जो बिहार के कुछ ऐसे इलाके हैं, वहां जैसे खासकर मुंगेर जो है इलीगल फायर आर्म्स का हब माना जाता है। यहां पर 50 रुपए 100 रुपए से लेकर के, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स को खरीद करके असेंबल करके हथियार बनाए जाते हैं और कम कीमत में 2000 4000 से लेकर के 50,000 1 लाख रुपए तक हथियार बेचे जाते हैं अलग अलग जगहों पर। और जो मुंगेर मेड पिस्टल्स वगैरह हैं, वो बांग्लादेश में भी उसकी सप्लाई हो चुकी है, नेपाल में सप्लाई हो चुकी है। लिट्टे को भी कहा जाता है कि वो लोग भी इसको प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो इलीगल फायर आर्म्स की फैक्ट्रीज हैं, इन सबको नष्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इन सब पर नक्सलियों और माओवादियों की भी निगाह होती है और वो कंट्रोल भी करते हैं। बिहार में 4 इलीगल फायर आर्म्स फैक्ट्री नक्सलियों और माओवादियों ने चलाई थी और बाद में बिहार एटीएस ने उसको नष्ट किया था। तो ये तो कहां कहां भारत में वीपन स्मगलिंग होती है, उन सब के बारे में चर्चा रही। अगर हम इसके समाधान के पहलुओं पर थोड़ी बात करें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि आर्म्स एक्ट हमारे यहाँ जो है, शस्त्र अधिनियम 1959, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इलीगल फायर आर्म्स या हथियार उसका उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपने स्वामित्व में पोजीशन में रखता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है और इसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा का प्रावधान है। 7 से लेकर 10 साल की सजा दी जा सकती है। इस कानून को और ज्यादा कठोर बनाए जाने की जरूरत है, ताकि जो वीपन स्मगलर्स हैं, जो वीपन सिंडिकेट्स हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई और कठोर की जा सके। इसके साथ साथ जो हमारा एनआईए है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक उसको नया अधिकार दिया गया 2019 में मोदी सरकार के द्वारा। एनआईए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसमें पहली बार एनआईए को हथियारों की तस्करी से निपटने का अधिकार दे दिया गया कि भारत में जो भी वीपन स्मगलिंग से रिलेटेड कार्टेल्स हैं या सिंडिकेट्स हैं, गिरोह हैं,
उन सब पर छापा मारा जाए। एनआईए के द्वारा ये पावर दिया गया और रेड करने के बाद जो हथियार हैं उसे सीज किया जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए और अभियोग आरोप पत्र दायर किया जाए और इन्हें सजा दी जाए। तो एनआईए को ये जो विशेष अधिकार 2019 में मिला है हथियारों की तस्करी से निपटने का, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेजर है देश में वेपन स्मगलिंग के कल्चर को खत्म करने का। और इसके अलावा जो ऐसे इलीगल फायर आर्म्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाना जरूरी है। जो वीपन ट्रैकर टेक्नोलॉजी है या आईईडी जो ब्लास्ट है, आईईडी हो गया, आरडीएक्स हो गया, ऐसे जो भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस हैं उन सब की पहचान करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना जरूरी है। जो जिलेटिन स्टिक्स हैं जिसका इस्तेमाल नक्सली माओवादी करते हैं, उन सबको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इसके लिए एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट जो है भारत का, जो विस्फोटक सामग्री अधिनियम है, उसमें आवश्यक संशोधन करके प्रभावी प्रावधान करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हमारे जितने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सबको भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो जो बॉर्डर उन्हें सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहां से अगर कोई वेपन स्मगलिंग का काम हो रहा है तो उसको वो कंट्रोल करें। जैसे कि आईटीबीपी इंडिया चाइना बॉर्डर पर अगर कोई भी वेपन स्मगलिंग है तो उसके लिए मुस्तैदी से कार्यवाही करता है, जब्त करता है और ऐसे वेपन स्मगलर्स को गोली भी मारता है। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ कार्यवाही करता है। भारत और बांग्लादेश और प्लस भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो वेपन स्मगलिंग होती है उसमें बीएसएफ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन्हें कंट्रोल करने में। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर जितने भी प्रकार की वेपन स्मगलिंग होती है उसको भी जब्त करने में, कार्यवाही करने में असम राइफल्स अपनी भूमिका निभाता है। इंडिया और नेपाल और इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है, यहां से कोई भी अगर अवैध हथियारों की तस्करी होती है तो सशस्त्र सीमा बल को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इनको जब्त किया जाए और इनको सही मुकाम तक पहुंचाया जाए। एसएसबी को जो है ऑपरेशन कवच के माध्यम से विशेष रूप से एक्टिव किया गया है कि जो नेपाल की सीमा लगती है यूपी से और यूपी के जिन जिन जिलों से लगती है वहां हथियारों की जो खेप पहुंचाने की कोशिश की जाती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस तरीके से पारामिलिट्री फोर्सेस, हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। एनटीआरओ का भी इसमें भूमिका ली जा सकती है, इसमें योगदान लिया जा सकता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है जो टेक्नोलॉजी और क्राइम कंट्रोल को ब्लेंड करती है कि कैसे अपराध का नियंत्रण करना है तो उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, हम एनटीआरओ की उसमें मदद ले सकते हैं। इसी तरीके से जो लिटरेसी है, उस लिटरेसी मतलब जो हथियार विरोधी लिटरेसी है, इन सबको भी प्रमोट करने की जरूरत है। आज अगर ओटीटी पर या वेब सीरीज जो जितने भी आते हैं उस पर जो गन कल्चर है, जो वीपन कल्चर है, उसको बड़ा प्रमोट किया जाता है। कई ऐसे वेब सीरीज हैं और कई क्या अधिकांश ऐसी वेब सीरीज देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर गोले बारूद का, हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो युवा वर्ग हैं आज के, वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसी स्थिति में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो वेब सीरीज हैं उन सबको भी रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि जो युवा मस्तिष्क है उस पर इस चीज का प्रभाव न पड़े, यानी जो गन कल्चर है और वीपन कल्चर है। वीपन कल्चर और गन कल्चर का इंपैक्ट अगर खतरनाक देखना हो तो वो अमेरिका में देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर जो गन को प्राप्त करने का प्रोसेस है वो बहुत थोड़ा इजी रखा गया है और ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके पास भी गन अवेलेबल रहता है और आजकल वो स्कूल कॉलेजेस में जाकर के भी शूटिंग करने में लिप्त पाए गए हैं। कई लोगों की उसमें मौत हो जाती है। तो भारत में भी इन सब चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत है और खासकर जो है इसमें केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं इसके बीच में बेहतर समन्वय किया जाना जरूरी है और वीपन स्मगलर्स के जो नेटवर्क्स हैं इनका पता लगाने में हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं
उनको और ज्यादा पुख्ता किया जाना चाहिए, उनको और मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। आईबी है, रॉ है, या मैक है, मल्टी एजेंसी सेंटर है, सी मैक है यानी क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर है, इन सबको और नेटग्रिड जैसे संस्थाओं को और जितने भी ऐसे सर्विलांस अपैरेटस हैं उनको और एक्टिवेट करके हमें एक जानकारी जब वेपन स्मगलिंग नेटवर्क के बारे में मिल जाती है तो डिसीजन लेना जल्दी से आसान हो जाता है। यानी रियल टाइम बेसिस पर जब हम चीजों को देखते हैं तो हमें आसानी से उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कैसे अलग अलग अपराधी टनल्स बनाते हैं, पाकिस्तान के रास्ते से सुरंगें खोद करके चीजों को पहुंचाया जाता है, इन सब की भी पहचान करनी जरूरी है। कैसे एटीएस को एक्टिव करना है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो राज्यों में होते हैं, स्पेशल पुलिस फोर्स, और उसके साथ साथ एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, इनको भी वीपन स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ और ज्यादा सशक्त और ज्यादा एम्पावर करने की आवश्यकता है। हालांकि इनके पास अधिकार है लेकिन इसे और ज्यादा डायनेमिक बनाने की जरूरतें हैं अलग अलग राज्यों में। तो इस तरीके से मणिपुर में अभी जो ये लेटेस्ट घटना घटी है कि 1000 के आसपास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को जब्त किया गया है और 84-85 ऐसे हथियारों को जब्त किया गया है, वो उसके माध्यम से हम लोगों ने वीपन स्मगलिंग के टॉपिक को कवर किया। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध विषय से यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर 3 में शामिल है। तो चुनौती और समाधान, इसी मुद्दे पर आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको मीनिंगफुल लगी होगी, सारगर्भित लगी होगी। कुछ और अपने राय को आप व्यक्त करना चाहते हैं इस विषय पर या समाधान कुछ और बेहतर बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।